तो यहाँ बताया जा रहा है कि फ़ाइक एक नमूने की बिना पर जी वक्फ़ा बनाना चाहता है जो कि उसके मोहल्ले के उन लोगों की तनासब का अंदाज़ा लगा सके जो स्कूल कायम करने के लिए ज़्यादा टैक्स भरने के लिए मुत्तफ़िक़ हैं। वो नहीं चाहता कि 95% एतमाद की सतह पे गलती की हद प्लस या माइनस 2% से ज़्यादा हो। अब सवाल यह है कि गलती की इतनी हद अगर फ़ाइक को चाहिए तो उसको नमूने का साइज़ क्या रखना चाहिए। तो भाई ये जो तनासब है लोगों का जो कि टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, उनको हम पी से दिखाएंगे और पी है कामयाब हादसे का तनासब। तो ये इसके मोहल्ले वाले हो गए। इस पूरी आबादी में से हम चाह रहे हैं पी की कदर जानना, लेकिन पी की कदर हमें मालूम नहीं है और आबादी के बारे में और चीज़ें भी हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हम इसकी असली कदर नहीं मालूम कर सकते। इस मसले का हल फ़ाइक ने ये निकाला कि उसने इस आबादी से एक नमूना ले लिया और फिर इस नमूने का तनासब मालूम करने की कोशिश। ऐसा फ़ाइक ने इसलिए किया ताकि वो इसकी मदद से आबादी के तनासब यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अंदाज़ा लगा सके। लेकिन ये सब करने के बाद उसको एक वक्फ़ा भी बनाना है और वो चाहता है कि वक्फ़े की एतमाद की सतह 95% हो और उसकी गलती की हद प्लस माइनस 2% से ज़्यादा ना हो। तो भाई इसके लिए फ़ाइक को एन यानी सैम्पल का साइज़ क्या रखना चाहिए। अब एक तरह से मैंने इस पूरे सवाल को ज़ाहिरी तौर पर दिखाकर दोहराया है। अब चलें काम शुरू करते हैं। तो भाई इसका इत्मीना वक्फ़ा कुछ इस तरह का दिखेगा कि सैम्पल प्रोपोर्शन यानी नमूने का तनासब यहाँ पे लिखा जाएगा और उसमें से प्लस माइनस किया जाएगा क्रिटिकल वैल्यू यानी अहम कदर ज़रब इस तनासब का मयारी खलल। भाई ये चीज़ दिखा रही है इत्मीना वक्फ़ा को। अब हम ये देखेंगे कि जी की कौन सी कदर दिखा रही होगी 95% एतमाद की सतह को। चलो ऐसे करते हैं कि मयारी खलल का फ़ॉर्मूला भी डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही आ जाएंगी और नमूने के तनासब का मयारी खलल बराबर होता है नमूने का तनासब ज़रब एक माइनस नमूने का तनासब बटा n यानी सैम्पल साइज़, और इस पूरी चीज़ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा, अब ज़रा वापस सवाल पर आते हैं। तो असल में ये पूरी जो चीज़ है वो दिखा रही होती है गलती की हद को और फ़ाइक चाहता है कि ये पूरी चीज़ 2% से ज़्यादा ना हो, लेकिन ये 2% से कम हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, बस उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब ये पूरी चीज़ एतमाद की सतह पर मबनी है। तो अगर एतमाद की सतह 95% है तो इसका फैलाव कुछ यूँ होगा, तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा और ये औसत कदर है। तो 95% का मतलब ये है कि औसत कदर से उतने स्टैंडर्ड डिविएशन, उतने मयारी इनहराफ ऊपर और नीचे जो रकबा हो वो बराबर हो 95% के। अगर ये पूरा रकबा 95% के बराबर है तो ये रकबा और ये रकबा बराबर होंगे। 100 में से 95 माइनस करें तो 5% बचता है और 5 को अगर हम दो एक जैसे हिस्सों में तकसीम करें तो हमारे पास यहाँ पर 2.5% आ जाता है और यहाँ भी 2.5% आ जाता है। अच्छा, साथ ही ये बात भी याद रहे कि जो हमें उमूमन जी टेबल दिए जाते हैं वो इस तरह के फैलाव के रकबे को दिखा रहे होते हैं जिसमें ये हिस्सा भी पूरा शामिल होता है। तो अगर ये पूरा हिस्सा शामिल है जी तक तो ये रकबा बराबर हो जाएगा 95% जमा
2.5% के। तो यहाँ पे फिर ये पूरा रकबा बराबर हो जाएगा 97.5% के। चले फिर देखते हैं कि जी की किस कदर पे हमें 97.5% मिल रहा है। भाई ये आ गया हमारा जी टेबल और फ़ौरन ही मेरी नज़र जा रही है यहाँ पर। हमें पूरा 0.975 मिल गया है, यानी 97.5% मिल गया है। और ये है इस जी की कदर पे। और इसको अगर हमें मज़ीद प्रिसाइज़ बनाना है, मज़ीद बेहतर कदर मालूम करनी है, तो हमें ये जमा करना होगा इसमें। तो भाई जी की कदर बराबर आ गई है 1.96 के। तो जी स्टार यानी हमारी क्रिटिकल वैल्यू यानी अहम वैल्यू बराबर है 1.96 के। अब भाई जी की कदर तो हमें मालूम है और हमें ये भी मालूम है कि ये पूरी चीज़ या तो 2 के बराबर होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए। लेकिन n की कदर मालूम करने के लिए हमें नमूने के तनासब की कदर यानी इस p हैट की कदर मालूम होनी चाहिए और ये हमें नहीं मालूम। तो भाई इस सूरत हाल में क्या किया जाए? अब मैं बार बार ऐसे बात कर रही थी जैसे फ़ाइक ने नमूना ले लिया है, लेकिन असल बात यह है कि फ़ाइक ने अभी तक नमूना लिया ही नहीं है। और जब नमूना नहीं लिया तो जाहिर सी बात है कि उसने नमूने का तनासुब भी नहीं मालूम किया हुआ। तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए हम फ़र्ज़ करेंगे नमूने की तनासुब की कदर को। हमें नहीं मालूम कि ये कदर असल में है या नहीं, हम बस फ़र्ज़ कर रहे हैं। अच्छा, पी की हम कोई ऐसी कदर फ़र्ज़ करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो सके और उसके बाद फिर हम एक इनइक्वालिटी बना लेंगे और उसको n के लिए हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ज़रा जगह बनानी होगी। तो मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। तो चलें फ़िलहाल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पी कैप बराबर है 0.5 के और जी हमें मालूम है कि 1.96 के बराबर है। तो यूँ फिर इनइक्वालिटी कुछ इस तरह की बन जाएगी कि 1.96 को हम ज़रब दे रहे होंगे 0.5 ज़रब 1 माइनस 0.5 बटा n के स्क्वायर रूट से, और ये चीज़ कम होगी या बराबर होगी 2% के। अच्छा, 2% को भी डेसिमल की सूरत में लिया तो ये बराबर हो जाएगा 0.02 के। इस हिस्से को तकसीम कर लेते हैं। अच्छा, 1.96 से हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को तकसीम कर देंगे। यूँ फिर इनइक्वालिटी की इस तरफ आ जाएगा 0.02 बटा 1.96। यहाँ से 1.96 कट जाएगा। यहाँ स्क्वायर रूट के ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास आ जाएगा भाई 1 माइनस 0.5 0.5 होते हैं। 0.5 को 0.5 से ही अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास 0.25 आ जाता है। इसको हम अभी भी n से तकसीम कर रहे हैं और इस पूरी चीज़ का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अच्छा, इसको मज़ीद हल करेंगे तो डेसिमल कट के ये चीज़ बराबर आ जाएगी 2/196 के और इनइक्वालिटी के इस तरफ हमारे पास होगा यही 0.25 बटा n का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि पूरी इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यूँ फिर यहाँ पे n बटा 0.25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने रेसिप्रोकल लिया है तो इनइक्वालिटी का निशान पलट जाएगा, तो ये यूँ हो जाएगा और ये चीज़ हो जाएगी 196/2 के बराबर। अब ऐसा करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है वो अलग से न्यूमरेटर पे भी लगा लेते हैं, यानी फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में भी लगा लेते हैं और इसके निचले हिस्से में यानी डिनोमिनेटर में भी लगा लेते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को
0.25 के स्क्वायर रूट से ज़रब दे दें तो यहाँ पे सिर्फ n का स्क्वायर रूट रह जाएगा, इनइक्वालिटी का निशान आ जाएगा। और 196/2 बराबर होते हैं 98 के, तो 98 को फिर हम ज़रब दे रहे होंगे 0.25 के स्क्वायर रूट से। भाई 0.25 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 0.5 के। 0.5 से जब हम 98 को ज़रब देंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। तो अब n का स्क्वायर रूट ज़्यादा है या बराबर है 49 के। और अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों का स्क्वायर ले लेंगे। यूँ फिर ये दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी और n अब ज़्यादा होगा या बराबर होगा 49 के स्क्वायर के, जो कि बराबर होता है 2401 तो भाई इसके मुताबिक हमारा ये इम्कान दुरुस्त है। तो भाई फ़ाइक को अगर इस एतमाद की सतह पर ±2% की गलती की हद ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसको कम से कम नमूने का साइज़ 2401 के बराबर रखना चाहिए। अच्छा, अब ये बिल्कुल मुमकिन है कि फ़ाइक अगर इतना नमूना लेता है तो इसके नमूने का तनासब 0.5 से कम आए या उससे ज़्यादा आए, और इसकी वजह से बिल्कुल हो सकता है कि उसकी गलती की हद 2% से कम हो। लेकिन बात यह है कि फ़ाइक को इससे कोई मसला नहीं है। उसकी नज़र में गलती की हद बस 2% से बढ़नी नहीं चाहिए, बाकी गलती की हद 2% हो या उससे कम हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जाने से पहले एक और बात, ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि यहाँ पर हमें बिल्कुल होल नंबर मिला, बल्कि होल नंबर ही नहीं, बिल्कुल ये इम्कान वाला नंबर मिला। लेकिन ज़रूरी नहीं है इस तरह की सूरत हाल में आपके पास हर बार एक होल नंबर ही आए। भाई ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपके पास एक डेसिमल वाला नंबर आ जाए, लेकिन उस सूरत हाल में आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आप कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि सैम्पल आप कभी भी आधा अधूरा पौना नहीं लेते, आप होल नंबर्स में ही सैम्पल को लेते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा और बाकी हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।